नमः संस्कृताय प्यारे बच्चों। शिवराज विजयः ये एक उपन्यास ग्रंथ है। इसको हम लोगों को पढ़ना है, इसका प्रथम निश्वास हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसके लेखक के विषय में जान लेते हैं। शिवराज विजय जो उपन्यास है उसके लेखक हैं महाकवि श्रीमद् अंबिका दत्त व्यास प्रणीत। देखिए लिखा हुआ है महाकवि श्रीमद् अंबिका दत्त व्यास प्रणीत, अर्थात पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने इसकी रचना की है। शिवराज विजय में ये एक उपन्यास ग्रंथ है। इसका प्रथम निश्वास हमें पढ़ना है। आइए उससे पहले हम अंबिका दत्त व्यास जी के विषय में जान लेते हैं। अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म 1848 ईस्वी में कब हुआ था? 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में। और मृत्यु इनकी हुई थी 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? अंबिका दत्त व्यास जी की। अंबिका दत्त व्यास जी की। तो इनके विषय में जल्दी थोड़ा जान लेते हैं। फिर इस अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म 1848 ईस्वी में, मृत्यु 1900 ईस्वी में। ये भारत के ये भारत में भारतेंदु युग के समकालीन थे। भारतेंदु जी का नाम सुना ही होगा, हिंदी में आप सभी लोग पढ़ते हैं। तो भारतेंदु युगीन थे ये। 12 वर्ष की अवस्था में काशी में कविता वर्धनी सभा थी, जिसमें इन्हें सुकवि की उपाधि दी गई। सुकवि। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनको कई भाषाओं का ज्ञान था। कौन सी उपाधि दी गई थी? सुकवि। सुकवि की उपाधि इन्हें दी गई और इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। काशी से वैष्णव पत्रिका का प्रारंभ इन्होंने ही किया, जो बाद में पीयूष प्रवाह के नाम से रूपांतरित हुई। और इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। पावन पचासा, बिहारी बिहार, चांद की रात, बहुत सारी रचनाएं हैं। और इनके विषय में और थोड़ा समझ लेते हैं। तो अंबिका दत्त जी के पूर्वज राजस्थान प्रदेश के जयपुर मंडल के ये देखिए अंबिका दत्त व्यास जी का पूरा जीवन परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग आराम से इसे समझ सकते हैं। इसमें से शॉर्टकट में बताते हैं। अंबिका दत्त के पूर्वज राजस्थान प्रदेश के जयपुर मंडल के रावत जी का धूला नामक ग्राम के निवासी थे। और इन्होंने निवास तथा अध्ययन काशी बनारस में किया। इनके पूर्वज थे जो राजस्थान प्रदेश में रहते थे, लेकिन अंबिका दत्त व्यास जी कहाँ पर रहे? काशी में। इनके पिता का नाम दुर्गादत्त था, पितामह पंडित राजाराम। और इनके पितामह कौन थे? पंडित राजाराम। इनके दो बेटे थे, दुर्गादत्त और देवी दत्त। अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म तो सभी समझिए। जन्म इनका चैत्र शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 1915 को जयपुर में हुआ था। इनका विवाह लगभग 13 वर्ष की अल्पावस्था में हुआ। साहित्याचार्य की उपाधि संवत 1937 में इन्हें काशी में मिली। साहित्याचार्य की उपाधि 1937 में काशी में मिली थी। और इन्हें घटिका शतक की उपाधि भी प्राप्त हुई। घटिका शतक का मतलब क्या होता है कि एक घड़ी किसे कहते हैं? 24 मिनट। 24 मिनट को एक घड़ी कहते हैं। एक घड़ी में 100 श्लोक ये बना लेते थे। और एक घड़ी में 100 श्लोक बना लेने के कारण संवत 1938 में ये देखिए संवत 1938 में ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा में इन्हें घटिका शतक की उपाधि दी गई। देखिए घटिका शतक की उपाधि दी गई। तो इस तरह से ये एक घड़ी में 24 मिनट में 100 श्लोक बना लेते थे। और संवत 1940 में मधुबनी संस्कृत विद्यालय के अध्यक्ष बने। व्यास जी को और अन्य उपाधियों से भी सम्मानित किया गया, जिसमें शतावधानी, भारत रत्न, अभिनव बाण, सुकवि आदि
उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था, व्यास जी को। और शतावधानी जो उपाधि थी क्यों दी गई, तो क्योंकि ये 100 बात को क्रमशः, जैसे कोई 100 बात बोला, अगर उसे आप सुनना चाहें तो क्रमशः जैसे उसने शब्द प्रारंभ किए और जहाँ से समाप्ति किया क्रमशः उसे सुना देते थे, दोहरा देते थे, इसलिए इन्हें शतावधानी कहा जाने लगा। तो शतावधानी कहा जाने लगा। भारत रत्न, अभिनव बाण और सुकवि आदि इनकी उपाधि थी। ये किस गोत्र में जन्मे थे, तो पराशर गोत्रीय यजुर्वेदीय ब्राह्मण त्रिप्रवर भीड़ा वंश में उत्पन्न हुए थे। व्यास जी वैष्णव संप्रदाय के थे। इनकी मृत्यु संवत 1957 में मात्र 42 वर्ष की। देखिए अभी सबसे पहले हमने मृत्यु 1900 ईस्वी बोला ना, ईस्वी और संवत में अंतर होता है, ये सभी जानते हैं बच्चे। तो जैसे पुस्तक में संवत लिखा है तो संवत भी जाने रहो, संवत 1957 में। और ये जो शिवराज विजया उपन्यास है, ये किस श्रेणी का उपन्यास है, तो गद्य काव्य श्रेणी का ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजया। और इसमें 3 विराम हैं, प्रत्येक विराम में 4 निःश्वास, कुल मिलाकर 12 निःश्वास हैं। शिवराज विजया जो हमारा ये ग्रंथ है जिसे हम लोगों को पढ़ना है, ये कितने विराम में विभक्त है, इसमें 3 विराम हैं, 1 2 3, ठीक, 3 विराम हैं। और प्रत्येक विराम में कितने निःश्वास हैं, 4 4 निःश्वास हैं प्रत्येक विराम में, 4 इसमें और 3 4 इसमें। तो इस तरह से एक विराम में 4 निःश्वास, एक विराम में 4 निःश्वास हैं, तो 3 विराम में तो कितने निःश्वास हो गए, कुल 12 निःश्वास। 12 निःश्वास, 3 विराम और 12 निःश्वास में ये ग्रंथ क्या है, विभक्त है। इसको हमें ध्यान रखना है। और इसके विषय में जान लेते। शिवराज विजय जो ग्रंथ है, इसका नायक कौन है, तो इसके नायक शिववीर हैं, शिवाजी हैं। छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा, वो इस ग्रंथ के नायक हैं। और शिवाजी की राजधानी सतारा, इनके ग्रंथ के विषय में हम जब पढ़ेंगे, इनका परिचय हो गया व्यास जी का, अंबिका दत्त व्यास जी का। शिवराज विजय का कथासार हम पढ़ेंगे। इसमें शिवाजी की राजधानी सतारा महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पर है। और इस ग्रंथ का प्रमुख रस वीर रस है। और नायक तो शिवाजी हैं, प्रतिनायक के रूप में औरंगजीब जिसे यहाँ पर कहा गया है। तो प्रतिनायक के रूप में औरंगजेब हैं। इस ग्रंथ की रचना करते समय व्यास जी ने वैदर्भी एवं गौड़ी रीति का सुंदर समन्वय किया है। और व्यास जी का प्रिय अलंकार कौन सा है, तो विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलंकार है। विरोधाभास प्रिय अलंकार है। और मंगलाचरण श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है। इन्होंने अपने मन से कोई मंगलाचरण नहीं लिया है, लेकिन जो भी मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक, ये दोनों प्रकार का मंगलाचरण है। आइए शिवराज विजय का कथासार हम लोग समझ लेते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा। तो ये कथासार इसमें क्या है, शिवराज विजय का कथासार। शिवराज विजय की कथा वस्तु 3 विरामों में विभक्त है। प्रत्येक विराम में 4 निःश्वास हैं। अत्यंत संक्षेप में इसका कथानक इस प्रकार से है। दक्षिण में यवनों के आधिपत्य तथा अत्याचारों से खिन्न वीर शिवाजी ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ किया। उस काल में 2-2 कोस पर आश्रम निर्मित किए जाते थे, जो यवनों यानी मुसलमानों की गतिविधि का परिचय प्राप्त करते थे। शिवाजी के निरंतर विजय से समुद्विग्न होकर बीजापुर के शासक ने उनके संग्राम करने के लिए
अफजल खान को प्रेषित किया। उस समय शिवाजी प्रताप दुर्ग में थे। अफजल खान ने भी वहीं भीमा नदी के तट पर अपना शिविर डाल दिया। बीजापुर के शासक, आगे देखते हैं, बीजापुर के शासक संधि के बहाने वीर शिवाजी को जीवित पकड़ना चाहते थे, किंतु उनकी इस गुप्त योजना का शिवाजी ने पता लगा लिया। एक यवन गुप्तचर बीजापुर से पत्र लेकर जा रहा था। रास्ते में उसने एक विप्र कन्या का अपहरण किया, किंतु वह कन्या एक आश्रम के अध्यक्ष ब्रह्मचारी गुरु के शिष्यों अर्थात गौर सिंह और श्याम सिंह द्वारा बचा ली गई और यवन गुप्तचर गौर सिंह द्वारा मार दिया गया। बीजापुर का गुप्त संदेश पत्र उसके वस्त्रों में से अन्वेषण कर गौर सिंह ने प्राप्त किया। उस पत्र द्वारा बीजापुर के गुप्त दुरभिसंधि को जानकर शिवाजी ने स्वयं अफजल खान को छलने की योजना बनाई। बीजापुर के दरबार से संधि प्रस्ताव लेकर भेजे गए पंडित गोपीनाथ द्वारा प्रताप दुर्ग की तलहटी में अफजल खान से मिलने का शिवाजी का प्रबंध किया गया। गौर सिंह भी गायक के वेश में अफजल खान के शिविर में जाकर निखिल वृतांत का पता लगाया। शिवाजी ने अपनी सेना चारों ओर जंगलों में तथा अफजल खान के शिविर के आसपास छिपा दी। प्रातःकाल अफजल खान शिवाजी से मिलने आया। शिवाजी अपने वस्त्रों के अंदर कवच तथा हाथों में बघ नखा पहनकर गए। परस्पर आलिंगन करने पर शिवाजी ने अफजल खान के कंधों और गर्दन को फाड़कर भूमि पर उसे पटक दिया। उसकी सेना ने यवनों मुसलमानों की सेना को मारकर भगा दिया। गौर सिंह द्वारा जिस विप्र कन्या की रक्षा की गई थी उसके संरक्षक एक वृद्ध ब्राह्मण थे। उनके आने पर यह रहस्य उद्घाटन हुआ कि वह कन्या गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन सौवर्णी है तथा वृद्ध उनके पुरोहित देव शर्मा है। तदंतर ब्रह्मचारी गुरु के अनुरोध पर गौर सिंह ने निज वृतांत इस प्रकार सुनाया। वह उदयपुर के एक जागीरदार खड़क सिंह के पुत्र हैं। माता पिता के परलोक गमन के बाद तीनों भाई बहन पुरोहित की संरक्षण में रहने लगे। एक बार शिकार खेलने जब जा रहे थे तो दोनों भाई लुटेरों के द्वारा पकड़ लिए गए, किंतु किसी युक्ति से वे घोड़ों पर चढ़कर भाग निकले और एक हनुमान मंदिर के अध्यक्ष की सहायता से महाराष्ट्र पहुँचे। वहाँ भीमा नदी के किनारे उनकी शिवाजी से भेंट हुई और वह इस आश्रम में रहने लगे। शाइस्ता खां पर जो पूना पर अधिकार कर लिया था, तो पूना का अधिकार करके वो वहीं शिवाजी के महलों में रहने लगा। तो इस तरह से शाइस्ता खां शिवाजी के महलों में, शिवाजी का उससे युद्ध अनिवार्य हो गया था। शिवाजी ने सिंह दुर्ग में अपना एक संदेश रघुवीर सिंह द्वारा तोरण दुर्ग के अध्यक्ष के पास प्रेषित किया। आंधी पानी की उपेक्षा करता हुआ वह तोरण दुर्ग पर पहुंचकर दुर्गाध्यक्ष की आज्ञा से हनुमान मंदिर में ठहरा। इसी मंदिर में देवशर्मा सौवर्णी को साथ लेकर रहने लगा था। तो मंदिर की वाटिका में वह सौवर्णी गाना गाती हुई रघुवीर सिंह के द्वारा देखी गई। रघुवीर सिंह का हृदय उसके प्रति अनुराग की भावना से भर गया। शिवाजी के आदेशानुसार रघुवीर सिंह शाइस्ता खां के साथ होने वाले युद्ध के भविष्य को पूछने के लिए देव शर्मा के पास गया। देव शर्मा ने सौवर्णी द्वारा उसे एक मोदक खिलाकर गले में एक माला पहनवाई और प्रातःकाल आकर रात्रि में देखे गए स्वप्न का वृतांत सुनाने के लिए कहा। प्रातःकाल दुर्गाध्यक्ष से संदेश का उत्तर लेकर वह देव शर्मा के पास गया और कहा कि और योनों के साथ युद्ध में विजय तथा आर्य के साथ युद्ध में पराजय यह भविष्य जानकर वाटिका में गया। वाटिका में उसकी सौवर्णी से पुनः भेंट हुई। तदंतर वह हनुमान जी का प्रसाद लेकर सिंह दुर्ग की ओर चल पड़ा। ये सौवर्णी वही गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन। एक बार शिवाजी पंडित के वेश में माल्यश्रीक के साथ शाइस्ता खां के साथ पूना जाकर गुप्त रूप से वहां का निरीक्षण कराए और संदेह करने पर पीछा करने वाला चांद खां शिवाजी के द्वारा मारा गया। शिवाजी ने यशवंत सिंह को पूना से दूर रहने के लिए अनुरोध करके कुछ चुने हुए साथियों के साथ बारात के बहाने पूना में प्रवेश किया और शाइस्ता खां के निवास पर आक्रमण कर दिया।
चांद खां और शाइस्ता खां के पुत्र रघुवीर सिंह द्वारा मारे गए। शाइस्ता खां अपनी घायल उंगली के साथ खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया। दूसरी ओर इसके पूर्व ही रघुवीर सिंह ने औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा को गिरफ्तार कर लिया था। एक समय ब्रह्मचारी गुरु ने गौर सिंह से अपना और अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह का पूर्व वृत्तांत बतलाया। उधर रघुवीर सिंह की प्रेयसी सौवर्णी ने क्रूर सिंह द्वारा किए जाने वाले अपने अपमान की बात बतलाई। तभी संयोगवश क्रूर सिंह की नियुक्ति अन्यत्र हो गई और उसका कष्ट दूर हो गया। इधर रोशन आरा अपना प्रेम शिवाजी से प्रकट कर रही थी, किंतु उन्होंने कह दिया कि वे उसे पिता द्वारा दिए जाने पर ही स्वीकार कर सकते हैं। तभी जय सिंह ने सैन्य आक्रमण कर दिया। शिवाजी ने उसके मन में हिंदुत्व की भावना जागृत करने का बहुत प्रयास किया, परंतु असफल रहने पर कुछ कारणों से उसने मुगल की कुछ शर्तें मानकर संधि करने पर विवश हो गए। इसी संधि के अनुसार रोशन आरा और मुअज्जम को वापस कर दिया गया। तदंतर बीजापुर के एक किले पर आक्रमण करके रघुवीर सिंह की सहायता से शिवाजी ने विजय प्राप्त की और रहमत खां को जीवित पकड़ लिया, परंतु रहमत खां और क्रूर सिंह द्वारा रघुवीर सिंह को राजद्रोही बतला दिया गया, जिसे शिवाजी ने उसे निष्कासित कर दिया। बाद में ज्ञात हुआ कि राजद्रोही वास्तव में क्रूर सिंह ही था। अपमानित रघुवीर सिंह राधा स्वामी का वेश धारण कर शिवाजी का उपकार करता रहा और सौवर्णी के अपहरण करने की इच्छा वाले क्रूर सिंह का वध कर दिया। जय सिंह की संधि के अनुसार शिवाजी 1666 में औरंगजेब के राज दरबार दिल्ली में उपस्थित हुए। मार्ग में राधा स्वामी रघुवीर सिंह के कई बार रोकने पर भी शिवाजी नहीं माने। दरबार में उपस्थित होने के अनंतर औरंगजेब ने शिवाजी को नज़रबंद करवा दिया और मकान के चारों ओर पहरा बैठा दिया, परंतु स्वयं की योजना तथा रघुवीर सिंह के सहयोग से शिवाजी अपने साथियों के साथ भाग निकलने में सफल हो गए। तदंतर यह जानकर राधा स्वामी ही रघुवीर सिंह है, शिवाजी ने उनसे क्षमा याचना मांगी। इसके बाद रघुवीर सिंह ने शिवाजी के साथ वापस लौटकर उसे मंडलेश्वर पर प्रदान किया गया, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ पद होना चाहिए, मंडलेश्वर पद प्रदान किया गया तथा सौवर्णी के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। जो रघुवीर सिंह था उसका विवाह सौवर्णी के साथ हुआ। शिवाजी ने विवाह में सम्मिलित होकर आशीर्वाद प्रदान किया। उधर दूतों ने सूचना दी कि संधि में मुगलों को दिए गए सभी किले जीत लिए गए हैं। बाद में शिवाजी सतारा नगरी को राजधानी बनाकर रहने लगे और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में संपूर्ण महाराष्ट्र पर शिवाजी का अधिकार हो गया तथा औरंगजेब द्वारा प्रेषित सेनापति मोहम्मद खां भगा दिया गया। तो ये पूरा मतलब इसके तीनों विरामों की कहानी है। प्रथम विराम में तो सिर्फ इतना ही है कि गौर सिंह और श्याम सिंह रहते हैं और जो सौवर्णी नाम की बालिका को यवन पकड़ लेता है तो उस यवन शासक को गौर सिंह मार देता है और उसके जेब में जो पत्र होता है उस पत्र को निकालकर गौर सिंह शिवाजी को दे देता है। प्रथम विराम में सिर्फ इतना ही है, हमको वही पढ़ना है हम लोगों को। प्रथमो विरामः, ये शिवराज विजयः ऐतिहासिकोपन्यासः प्रथमो विरामः, इसका प्रथम विराम ही पढ़ना है।